तो एरर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने होते हैं? हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के एरर आपके सामने आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम, नंबर 3 लॉजिकल। 3 टाइप्स के एरर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो 3 तरह के एरर आपके सामने आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम, नंबर 3 लॉजिकल एरर। अच्छा, सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का रूल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के असूल को, कवानीन को, ज़वाबित को, रूल को, प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। जब प्रोग्रामर जो है रूल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम के अगेंस्ट जाता है या उसको वायलेट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो असूल, कवानीन, ज़वाबित हैं उनको वायलेट करता है, तो उस वक्त जो एरर आता है उस एरर को क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद है रन टाइम एरर। When program perform illegal operation, प्रोग्रामर या प्रोग्राम जो है वो इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। इलीगल ऑपरेशन क्या हो सकता है? लाइक समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। अगर किसी वैल्यू को आप क्या करते हैं? जीरो पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या है? इन्फिनिटी है। आप जो मैथ्स आप कैलकुलेटर से करेंगे। पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा व तालिबात, आज हम प्रीवियस सीरीज़ के साथ नेक्स्ट सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया और उसके अंदर टॉपिक वाइज लेकर चल रहे थे। अब हम सेकेंड ईयर की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन ये 9th क्लास की सीरीज़ से थोड़ा डिफरेंट है। 9th क्लास में हम चैप्टर वाइज तो नहीं चल रहे थे, हम टॉपिक वाइज चल रहे थे, एक टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन जो सेकेंड ईयर की सीरीज़ है इसमें हमने ऐसा करना है कि हमने कोशिश ये करनी है कि पूरा चैप्टर या हाफ चैप्टर या एटलीस्ट जो है ना वो मैक्सिमम चैप्टर एक ही लेक्चर में हम क्या करें? कवर करें। तो आज जो मेरा प्रोग्राम है चैप्टर के रिवाइज करवाने का, वो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 है, तो सी लैंग्वेज का है। चूँकि कंप्यूटर के सेकेंड ईयर के कंप्यूटर में आपकी टोटल चैप्टर 14 है और 7 चैप्टर डेटाबेस के हैं और 7 चैप्टर ही सी लैंग्वेज के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं सी लैंग्वेज से, तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दैट्स वाई हम उसको पहले आगाज़ करते हैं, उसकी पहले क्या करते हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमने स्टार्ट करना है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामर कैसे कहते हैं। हु इज़ अ प्रोग्रामर? क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, हु इज़ अ प्रोग्रामर? द पर्सन हु राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो पर्सन, वो बंदा, वो शख्स जो प्रोग्राम को लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। द पर्सन हु राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। बात खत्म। अब प्रोग्रामर, प्रोग्राम क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हिदायत का मजमुआ जब कंप्यूटर में किसी मखसूस काम के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी मखसूस काम के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसमें आप जो है क्या करते हैं? प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोसेस इन विच द प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वो प्रोसेस जिसमें प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग करता है, वो प्रोग्राम को राइट करता है, क्रिएट करता है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को, उस अमल को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं ज़रा कि सी लैंग्वेज चूँकि हमने इस बुक के अंदर पढ़नी है तो उसकी मुख्तसर सी जो है हिस्ट्री हमारे सामने है। सी लैंग्वेज जो है वो कब उसका आगाज़ हुआ? 1972 के अंदर, और बनाने वाला डीनेस रिचे है। इसने जो है वो एट टी एंड बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको क्या किया? क्रिएट किया। कब किया? 1972 के अंदर ये सी लैंग्वेज हमारे मंजर आम पर आई। अच्छा, ये सी लैंग्वेज ड्राइव कहाँ से हुई थी? किस जगह से ये बनी थी? तो बी लैंग्वेज पहले बनी थी। ये बी लैंग्वेज बनी थी 1969 टू 70 में। 69 टू 70 में बनी थी। आपकी कैन थॉम्सन ने बनाया था बी लैंग्वेज को। कैन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज को 1969 टू 70 के अंदर इसको डेवलप किया था
और इसी के बेस पर आगे जो है वो सी लैंग्वेज क्या हुई थी, बनी हुई थी। और ये इसका मकसद यही था, इसी पर्पस के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया अर्ली। और ये जो सी लैंग्वेज आपके पास अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्लियर वर्जन जो इसका है वो है K&R, कर्निगान और दिनेश रिचे के नाम से। कर्निगान और ये दोनों ने मिलकर इसको क्या किया था, क्रिएट किया था, लेकिन ज्यादा नाम ये दिनेश रिचेस के नाम से है, कर्निगान और दिनेश रिचे। और ये डेवलप किसके लिए गई, आगे इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग या इसके अंदर डेवलपमेंट जो आई वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको आगे क्या किया, एनसी ने इसको आगे फिर प्रमोट किया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। ये सिंपल सा आपका इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, मुख्तसर सी हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री आपको देख लेना है कि बनी कब थी, बनाई किसने थी। 1972 के अंदर जो है वो डेवलप हुई, दिनेश रिचे ने इसको बनाया। इसका अर्लियर वर्जन जो है वो K&R के नाम से है। बी लैंग्वेज से इसको क्या किया गया, ड्राइव किया गया, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको यूज किया गया। ANSI ने इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट की। तो सिंपल सी छोटी सी इसकी हिस्ट्री है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार करना। अगली बात इसके अंदर हम इसको जब यूज करते हैं, कौन सा कंपाइलर इसके लिए यूज करते हैं, तो टर्बो C++ कंपाइलर इसको यूज करते हैं। इस कंपाइलर क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। कंपाइलर आप जिसमें प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो आपके पास इन्वायरमेंट होता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जहां पर आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, सेव करते हैं। ये डीबगिंग का प्रोसेस, डीबगर होता है बीच में, डीबगिंग का प्रोसेस करता है। अब ये डीबगिंग क्या है, डीबगिंग आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो प्रोग्राम जब चलता है उसके अंदर उसको एरर को तलाश करना और उसे रिमूव करना। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। डीबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप जो एरर क्या होते हैं, फाइंड आउट होते हैं, मिस्टेक जो प्रोग्राम में होती है उसको निकाला जाता है और उसके रिमूव किया जाता है। तो हम बात करेंगे, हम चूंकि आगे डीबगर की बात, डीबगर क्या होता है, बग को खत्म। बग क्या होता है, बग क्या होता है, जो एरर प्रोग्राम में आता है उसे क्या कहते हैं, बग कहते हैं। जो मिस्टेक प्रोग्राम में होती है उसे क्या कहते हैं, बग कहते हैं। तो एरर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के एरर आपके सामने आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम, नंबर 3 लॉजिकल। 3 टाइप्स के एरर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो 3 तरह के एरर आपके सामने आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम, नंबर 3 लॉजिकल एरर। अच्छा, सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का रूल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के असूल को, कवानीन को, ज़वाबित को, रूल को, प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। जब प्रोग्रामर जो है रूल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम के अगेंस्ट जाता है या उसको वायलेट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो असूल, कवानीन, ज़वाबित हैं उनको वायलेट करता है, तो उस वक्त जो एरर आता है उस एरर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद है रन टाइम एरर। When program perform illegal operation, प्रोग्रामर या प्रोग्राम जो है वो इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। इलीगल ऑपरेशन क्या हो सकता है, लाइक समथिंग डिवाइडेड बाय 0। अगर किसी वैल्यू को आप क्या करते हैं, 0 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है। आप जो मैथ्स आप कैलकुलेटर से करेंगे, मैथ एरर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी है, लामहदूद है। तो इसे आप क्या कहते हो, ये क्या है, रन टाइम एरर। ये इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि आप जो है वो नेगेटिव नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अगर प्रोग्रामर ऐसा करे, कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो रहा हो, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये जनाबे वाला एरर, इसे क्या नहीं, ये कौन सा एरर है, ये आपका रन टाइम एरर है। और इसके साथ लॉजिकल एरर, व्हेन प्रोग्रामर या प्रोग्राम फॉलो फॉल्टी एल्गोरिथम, व्हेन प्रोग्राम फॉलो फॉल्टी एल्गोरिथम, गलत एल्गोरिथम को आप प्रोग्रामर क्या करे, क्रिएट करे। लाइक उसने करना एडिशन है प्रोग्राम में और वो लिख दे सब्ट्रैक्शन, तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर को तो नहीं पता कि इसने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आप जो कंप्यूटर को ऑपरेशन देंगे, जो ऑपरेटर आप कंप्यूटर को देंगे, वही काम होना है। तो कंप्यूटर उसको एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन कर लेता है। जाहिर बात है, आपने जो ऑपरेशन को दिया है। तो फॉल्टी एल्गोरिथम जो होता है, ये सबसे खतरनाक किस्म का एरर होता है। इसको आप रिजल्ट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई मैसेज कंपाइलर की तरफ से नहीं आता,
आप जब इसे रन करते हो कोई मैसेज आपको शो नहीं होता कि भाई आपकी ये मिस्टेक है। ये जब आप रिजल्ट आते हैं तो आप बड़े परेशान हो जाते हो कि ये क्या रिजल्ट आई है, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो फिर जब आप इसे फाइंड आउट करते हो, तलाश करते हो, ढूंढते हो, अपना कोड देखते हो, प्रोग्राम देखते हो, सोर्स कोड देखते हो, इन चीज़ों को गौर करते हो, तो देन आपको पता लगता है अच्छा इसमें ये लॉजिकल एरर है। तो एरर, बग या एरर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सिंटैक्स है, रूल एंड रेगुलेशन का, रन टाइम, इलीगल ऑपरेशन। लॉजिकल एरर मंतकी गलती, यानी आपने जो कि मंतकी गलत किया, एडिशन के बजाय आपने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, तो कहाँ से कहाँ जो है वो सवाल बन गया, जवाब उसका रिजल्ट आ गया। तो ये डिबगिंग वाला काम ये भी आपको आईडीई प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप ये एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, जब आपके पास टर्बो सी प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो अपेयर होती है, उसमें आपकी एक बॉर्डर टाइप विंडो होगी आपके पास, जिसमें बॉर्डर सा बना होगा। उससे आपके पास आप फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस के अंदर आप ये सारा कुछ करेंगे, प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम की क्रिएशन क्या है आपका, जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने प्रोग्राम आईडीई क्या काम परफॉर्म करता है। तो सिंपल जो आईडीई का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है वो आपके सामने है कि पहले आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने को कहते हैं क्रिएटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने को राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड क्रिएटिंग प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम आप लिखते हैं, प्रोग्राम रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, क्रिएट करना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। आप क्रिएट करते हैं, ये वाला काम आप करते हैं, क्रिएट करते हैं। साइड विंडो यानी कर्सर आ रहा हो तो उस कर्सर पे आप लिखते हैं, वो आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें आप प्रोग्राम की क्रिएशन करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, तहरीर करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिएटिंग। पहला स्टेज है इसका। उसके बाद जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी होती है, कोई मॉडिफिकेशन करनी होती है, कोई अपडेट करना होता है। कोई इसमें मॉडिफिकेशन करें, अपडेट करें, तो वो एडिट में आता है। प्रोग्राम की क्रिएशन एंड एडिट, यानी क्रिएटिंग प्रोग्राम एंड एडिटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या करना, एडिट करना, उसमें मॉडिफाई करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो ये 2 काम हो गए। उसके बाद जब आप ये काम कर लेते हैं, प्रोग्राम आपने क्रिएट कर लिया, प्रोग्राम आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि भाई मैंने इसको चलाना है। तो चलाने के लिए आपको उससे क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपाइल कर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सर काम तो क्या है, कंपाइल करता है। तो कंपाइल करने से पहले आपके पास जो प्रोग्राम होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, सोर्स कोड। द प्रोग्राम दैट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखें, द प्रोग्राम दैट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और आफ्टर जो कंपाइलेशन प्रोसेस जो आपके पास प्रोड्यूस करता है, कंपाइलर जो प्रोड्यूस करता है, जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उस फाइल को, उस कोड को आप क्या कहते हैं, जो एरर फ्री होता है उसे आप क्या कहते हो, ये ऑब्जेक्ट कोड है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, जो आप लिखते हैं जिसमें गलतियां हो सकती हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, ये आपका सोर्स प्रोग्राम कहलाता है या सोर्स कोड कहलाता है। और उसके बाद जब इस पर कंपाइलेशन होती है, जब कंपाइल होता है, तो ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में और ये एरर फ्री होता है। और इसके बाद फिर जब ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाए, लिंकर क्या करता है, लिंक करता है विद अदर लाइब्रेरी फाइल। जब आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे काम आपको ऐसे करने पड़ते हैं कि जो बार बार आपको करने हैं। लाइक आपने कोई वैल्यू, जाहिर बात है जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, उसमें आपको इनपुट करना है, आउटपुट करना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हर बार आप इनपुट स्टेटमेंट की सारी डिटेल लिखें, आउटपुट स्टेटमेंट की सारी डिटेल लिखें। इसके बजाय एक लाइब्रेरी के अंदर जो है वो आपका डाटा पड़ा हुआ है, आप उसे जस्ट लिंक करते हैं। एक एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी ऐसे दिया करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको कंप्यूटर की बुक चाहिए, आप बाजार जाते हैं, बुक खरीद कर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद अपने बैग में उसको रख लेते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खासा जब भी आपको ज़रूरत पड़े एक बुक पढ़ने की, तो आप बैग खोलते हैं, बुक को हटाते हैं, दोबारा बैग में बुक को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। हर मरतबा आप बाजार नहीं जाते हैं किताब लेने के लिए। इसी तरह जो काम ज़्यादा मरतबा करना होता है, बार बार करना होता है, तो उसके लिए जनाबे वाला हमें बाजार बार बार नहीं जाना, हमें बार बार नए प्रोग्राम को क्रिएट नहीं करना, बल्कि जो पहले से जो हम इस तरह की चीज़ बना के सामने रखते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े लाइब्रेरी से पकड़ी चीज़ उठाई, उसको काम किया, उसको लिंक किया,
तो लिंकर का काम क्या होता है, वो लिंक करता है विद अदर लाइब्रेरी फाइल ऑब्जेक्ट कोड को। अब ऑब्जेक्ट कोड को, ऑब्जेक्ट फाइल को मुख्तलिफ लाइब्रेरी फाइल के साथ क्या करता है, लिंक करता है। और उसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल बनाता है जो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए, जो रन करने के लिए, जो चलने के लिए क्या होती है, हम वक्त तैयार होती है। फिर उसके बाद रन करके इसको क्या कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज याद रखें कि लोडर क्या काम करता है। लोडर का काम, लोडर आपके पास प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, यानी जो प्रोग्राम आपका चलता है वो तो आपकी मेमोरी में चलेगा, रन यानी जो वर्किंग मेमोरी आपकी रैम है उसमें इसको एग्जीक्यूट करना। तो लोडर आपके पास एक ऐसा जो है वो प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है ताकि इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। लाइक आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी है, घर को शिफ्ट करना है या वट जो भी करना है, तो सबसे पहले आप चीजों को पहले क्या करेंगे, ट्रक में अपनी सामान को, सारी चीजों को रखेंगे तभी आगे चलाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जनाबे वाला एक दो चीजें रखी, दो उठा के रखी और चलने लगे, नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना सारा सामान जो होगा, जितना उस ट्रक में या जिस भी आप यूटिलाइज करना चाहते हो उसमें सारा रखेंगे। जब वो लोड हो जाएगा, जब सारा भर जाएगा, आपको पता है कि भाई अब ये चलने को तैयार है तो चलेगा। तो लोडर ये काम करता है कि प्रोग्राम को क्या करता है, लोड करता है, प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी के अंदर। जब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड हो जाए तो ये चलने के लिए फिर क्या होता है, तैयार होता है, और रन के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने ये देखा, यहाँ हमने बात की अभी कंपाइलर की। तो कंपाइलर के लिए जब आप कंपाइल करने के लिए अपने शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Alt+F9। Alt+F9 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, उसको आगे फर्दर लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद क्या चाहिए आपके पास, आपने जब रन करना होगा प्रोग्राम को, क्या करना होगा, रन करना होगा, तो उसके लिए Ctrl+F9। ये देखिए गलती कर जाते हैं इसके अंदर, Alt+F9 है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कंपाइल के लिए है। अगर है जी Ctrl+F9 तो ये किसके लिए है, रन करने के लिए। इसमें आप लोगों ने गलती बिल्कुल नहीं करनी, पानी नहीं करना थोड़ा सा, ठीक है जी। ये हो गया। अगली बात जो है वो अच्छा, जब आप प्रोग्राम को लोड कर लेते हैं, मेमोरी के अंदर आ जाता है, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। जब एग्जीक्यूशन रन हो जाए तो सामने स्क्रीन के बाद आने के बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। स्क्रीन फ्लिकर यानी और डिसअपियर, फ्लिक करके आके आंसर आके क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका के लिए हम क्या करते हैं, Alt+F5 का यूज करके दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हुई बात, ये तो यहाँ तक हमने बात कर दी जी। ये प्रोसेस आपने प्रोग्राम को जब भी, और आउटपुट आपके सामने आ जाता है, जो भी ये प्रोसेस है, ये छोटा सा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। और ये अगर आपको अच्छे तरीके से आपको इसको याद कर लेते हैं और एक बार बुक से इसको रीड आउट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगली बात जो हमारी है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो प्रोग्राम को डेवलप करने की जो बेसिक चीजें हैं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो दो हैं। एक है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरी है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है कि आप क्या करते हैं, प्रोग्राम जो है वो आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, उसको स्मॉल मैनेजेबल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में, हिस्सों में इसको क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। जिस तरह डिवाइड एंड रूल आपने पढ़ा है कि तकसीम करो और फतह करो। अगर पूरा प्रोग्राम आप एक ही मॉड्यूल में हल करें, एक ही मॉड्यूल में आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा और प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी। अच्छा जी, प्रोग्राम को जब आप एक मॉड्यूल में सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आपके पास है। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि आप कैलकुलेटर जो है वो क्या करें, डिजाइन करें, तो सारा काम एक ही स्टूडेंट को देता हूँ वो करें, और वो अगले दिन छुट्टी पे आता, काम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि पूरा जो प्रोग्राम कैलकुलेटर है उसको डिफरेंट स्टूडेंट में डिवाइड कर देते हैं। एडिशन का काम एक स्टूडेंट ने करना है, सब्ट्रैक्शन का काम इसने करना है, डिवीजन का काम इसने करना है, मल्टीप्लिकेशन का काम इसे करना है। तो ये क्या हो गया, एक पूरा जो टास्क है वो स्मॉल मैनेजेबल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड। कोई एक बच्चा छुट्टी कर लेगा या काम ठीक नहीं करके आएगा, प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम डिटेक्ट करके उसकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये इजीली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है क्या है कि विदाउट एनी मॉड्यूल जितनी लॉजिक है वो सारी की सारी इकट्ठी एक ही प्रोग्राम में क्या कर दें, इसको एंटर कर दें। बाकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जो पूरा एक चैप्टर आपका 12 चैप्टर जो है फंक्शन के हवाले से
वो इसी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पर है कि आपने किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में मजीद जो आगे फर्दर जो आगे लेकर चलना है। वो चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें उसकी मजीद तफसील आगे देख लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी मैंने बात की वो लैंग्वेज जिसके अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये दो तरह की आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है। आपको पता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, तीसरी कोई चीज इसके अंदर नहीं होती। 0 1 पे ही आपका सारा काम चल रहा है, या 0 होगा या 1 हो, या 0 या इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की जो है वो मादरी जबान कहते हैं। कंप्यूटर की इंटरनल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, 0 1 है, मशीन लैंग्वेज है। और ये 0 1 पर क्या करती है, कंसिस्ट करती है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर आसानी से इसको समझ लेता है। ह्यूमन कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, इंसान इसको आसानी से समझ नहीं सकते। लो लेवल लैंग्वेज अवे फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज से या ह्यूमन बींग से ये क्या होती है, अवे होती है, दूर होती है, इसीलिए हमको समझ नहीं अच्छे तरीके से नहीं आती। लेकिन जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये नियर टू मैन होती है, अवे फ्रॉम कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर से तो ये दूर होती है, लेकिन इंसानों के क्या वो करीब होती है, इंसान इजीली इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है हम यूज करते हैं, सी है, C++ है, C# है, और उसके बाद जावा है, लिस्प है, कोबोल है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस पर्पस के लिए इसके एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है इसको हम मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सी आपके सामने आप पढ़ रहे हैं, आपने इसको पढ़ना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, C++ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए वेब के लिए, और C# वगैरह जावा को भी यूज करते हैं। तो इस इन मकासद के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आइए जरा छोटा सा एक प्रोग्राम इसमें देख लेते हैं, इस चैप्टर का बेसिक जो छोटा सा प्रोग्राम के आपने प्रोग्राम इस पर आगे ये जो बुनियादी प्रोग्राम है इसको आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, क्योंकि अगली जितनी प्रोग्रामिंग आनी है वो छोटे से प्रोग्राम के साथ इसके साथ मुंसलिक होनी है और इसके साथ क्या होनी है, टच होनी है। जब तक ये अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगा तो आगे भी आपको समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जब अपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, अभी मैंने आपको बताया था सिंटैक्स होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है प्रोग्राम लिखने के। जब भी आपने प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है तो उसके अंदर जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है वो आपके सामने है कि आपने क्या करना है जी, हैश इंक्लूड studio.h, ये आपने लिखना है लाजमी। इसे क्या कहते हैं ये मैं अभी बताता हूं आपको। उसके बाद आपने void ये आप याद रख लें कि ये आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। हैश इंक्लूड studio.h और उसके बाद void main, और उसके बाद आपने ये बॉडी यहां स्टार्ट हो रही है, यहां पर हम इसे क्या कर देते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, और यहां पर हम यूज करते हैं जी मैं कह देता हूं जी हेलो पाकिस्तान। अब जब इसे हम रन करेंगे, ये सारा वाला प्रोसेस पर करेंगे तो आपको स्क्रीन पर शो होगा हेलो पाक, ये आपकी स्क्रीन पर आपको क्या होगा, शो होगा। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। नंबर 1, ये आपके पास जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये आपका जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो वहां प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको लिखना है। ये जो आपके पास ये पूरी लाइन ये हमेशा स्टार्ट होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपका हैश सिंबल से क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद इसके अंदर आपकी हेडर फाइल्स होंगी, इसके अंदर क्या होंगी, हेडर फाइल होंगी। हेडर फाइल आपके पास ये है, इसे आप क्या कहते हो, हेडर फाइल, जिसकी एक्सटेंशन आपके पास जो है हेडर फाइल की एक्सटेंशन जो है वो किधर गया, हेडर फाइल की एक्सटेंशन जो आपके पास है वो है .h, ये हेडर फाइल की
हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल यानी इसकी जो एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ एनी फाइल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ फाइल। आपको ये बताती है एक्सटेंशन, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, और अगर फर्स्ट ईयर का आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, इनके अंदर भी आपने इसको पढ़ा हुआ है कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन क्या है, वो आपकी फाइल की टाइप को बताती है कि आपकी फाइल जो है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन शो कर रही है कि ये जो फाइल है स्टूडियो के नाम से, ये जनाबे वाला हेडर फाइल है। अब ये स्टूडियो का क्या पर्पस है, स्टूडियो का जो एब्रीवेशन है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम में आपने इनपुट भी करना है, प्रोग्राम में आपने आउटपुट भी करना है, यही लाइब्रेरी फाइल्स हैं। ये क्या है, लाइब्रेरी फाइल। जब अभी हमने डिस्कस किया था लाइब्रेरी के साथ लिंक किया जाता है, लिंकर क्या करता है, लिंक करता है लाइब्रेरी के साथ। तो ये लाइब्रेरी फाइल है, ये ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन वहाँ लाइब्रेरी में क्या है, स्टोर्ड है। जब आप इसे यूज करते हैं ये इस मकसद के लिए आपके सामने आ जाता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये इसके अलावा और भी है आपके पास जो है, वो जस्ट ये नहीं है। इसी तरह आपके पास एक और हेडर फाइल होती है मैथ डॉट एच, फिर एक और होती है कोनियो डॉट एच। इसका एब्रीवेशन है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए आप इसको यूज करते हैं। और इसके बाद मैथमेटिकली जो आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूटिलाइज करना, या डिफरेंट आपने फंक्शन जो यूज करने हैं, वो मैथमेटिकली जो फंक्शन आप लॉग यूज करते हैं, या अल्लाह भला करे आपका आप टेन कोस ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करते हैं, या इस तरह के जो फंक्शन आप यूज करते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो उसके लिए हम मैथ का जो है वो लाइब्रेरी फाइल यहाँ पर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हमने यूज करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो फिर उसके अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ हुई बात, दो बातें बस रहती हैं आखिरी, वो आप जरा नोट करें। वो ये है कि एक है डेलीमीटर और एक है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बल्कि एक ही चीज है, डेलीमीटर और डेलीमीटर और टर्मिनेटर। अच्छा, टर्मिनेटर क्या है जी, ये आपके पास जब आपने याद रखें, ये जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन, ये जो सेमी कॉलन है इसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब भी आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है, लाइक ये प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ क्या है कि स्टेटमेंट है। यहां अगर मैं कहता हूं जी इंट ए एक वेरिएबल है, तो इसके आगे हमने क्या करना है, ये इंट ए क्या है, ये हम अगले नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर इसकी डिटेल आएगी इंशाल्लाह, उसको हम देखेंगे कि ये इंट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। और ए के बाद हमने क्या, कोई भी जो हम काम करेंगे उसको हम पहले यहाँ पर जब भी कोई स्टेटमेंट लिखी जाएगी, उस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आएगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखना बहुत क्या है, जरूरी है। जब आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आपको शो करेगा। अगली बात क्या है जी, डेलीमीटर। आपको मैंने कहा कि डेलीमीटर आपके पास ये जो करली ब्रेसेस हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डेलीमीटर कहते हैं। ये आपने ये ओपनिंग जो है आपके पास ब्रैकेट है, और ये जो आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, डेलीमीटर कहते हैं। जब भी आपने मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज करना हो, ये तो आपके पास ऑब्वियसली हर प्रोग्राम के अंदर आपका एक फंक्शन होता है। एक चीज और रहेगी, वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ये आपके पास आ रहा है जी, ये मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है वाइड मेन, और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाई, ये बड़ी डेलीमीटर की ब्रैकेट ये स्टार्ट की, और यहाँ पर हर प्रोग्राम के अंदर ये मेन फंक्शन का होना इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलता। जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो सारी की सारी आप इसके अंदर ही लिखेंगे। इसके अंदर और भी डेलीमीटर हो सकती है, फंक्शन, कुछ भी आपने करना है वो सारे का सारा इसके अंदर ही आपने करना। जो भी एक्टिविटी आपने करनी है इसके आउटसाइड आपने कुछ भी नहीं करना। वैल्यूज में आपने सारा कुछ इसके अंदर एक्टिविटी करनी है, तो ये होगी मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन है। अच्छा, एक बात और रह गई कि ये क्या है जनाबे वाला वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली। जब वाइड है तो इसका मतलब क्या, एम्प्टी। यहाँ पर आपने वाइड लिखा है, यहाँ पर आपने नहीं लिखा, आप यहाँ भी ना लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने लिख लिया वाइड मैन वाइड। वाइड चूंकि एम्प्टी है
तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। आपके एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज भी है कि वाई डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, ये आप देख लीजिएगा। तो वाई जो है वो आपका जो वाइड है, सॉरी वाइड वाइड आपका एम्प्टी होता है, खाली होता है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरा जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसको कंप्लीट पढ़ लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप और इसको पढ़ेंगे, इसको दोबारा देख लें, एक बार अच्छी तरीके से बुक खोल के देख लें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा जो चैप्टर नंबर 8 है वो यहाँ पर क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं, और आप जिस तरीके से आपका मेरा रब्ता है आप रब्ता करके मुझे बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।